हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम बात करेंगे कि एक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसको समझने के लिए कंसीडर कीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है जो कि इक्वल है x² - 4x + 3k। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करूंगा। अगर अब मुझे इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। इस मेथड का यूज करके मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करूंगा। तो देखो अब मैं इसे कैसे फैक्टराइज करूंगा। मान लो a जो है x² का कोफिशिएंट है जो कि है 1, b जो है वो x का कोफिशिएंट है मतलब कि -4, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है मतलब कि 3। तो अब मैं क्या करूंगा, a को c से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 3, इट मीन्स 3। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये b है मतलब कि -4, उसे मैं इस 3 के फैक्टर्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूंगा। मतलब कि मैं लिखूंगा 3 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 3। और मैं -4 को कैसे लिख सकता हूँ 1 और 3 की टर्म्स में, आप कहोगे -1 - 3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 आ जाएगा और घुमा फिरा के यही आ जाएगा। आपने देखा कि कैसे मैंने a × c को मल्टीप्लाई किया, फिर जो मेरे पास आंसर आया उसके मैंने फैक्टर किए और उसे मैंने b के टर्म्स में लिखने की कोशिश की। ठीक है ना। चलिए, तो अगर अब मैं इस पॉलिनोमियल को दोबारा लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x² - 4x को मैं कैसे लिख सकता हूं, -x - 3x, क्योंकि मैंने -4 को कैसे लिखा था, -1 और -3, और ये यहाँ पे +3 आ जाएगा। अगर अब मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ इतने पार्ट में से, तो ये x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 1, और इतने पार्ट में से अगर मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा x - 1। उसके बाद x - 1 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये आ जाएगा x - 1 यहाँ से और यहाँ से, और अंदर बचेगा x - 3। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि x² - 4x + 3 इक्वल होता है x - 1 × x - 3। तो अब मुझे पता चला कि जो मेरा px पॉलिनोमियल है वो इक्वल है x - 1 × x - 3 के। और अगर मुझे इस px पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं तो मैं इस px पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दूंगा। उसके बाद x - 1 × x - 3 इक्वल हो जाएगा 0 के, x - 1 आ जाएगा 0 के इक्वल और x - 3 आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। तो मतलब मेरे जीरोस क्या आ जाएंगे, आप कहोगे 1, 3। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो हमारा px पॉलिनोमियल था वो इक्वल था x² - 4x + 3k, जिसके हमने जीरोस निकाले 1, 3, मतलब कि 1 और 3। तो अगर अब मैं वापस से आपसे पूछूं कि a क्या है, मतलब कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 1। मैं पूछूं b क्या है, मतलब कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे -4, और c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो है 3। अगर अब मैं हमारे जीरोस को मतलब कि 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3 के इक्वल। अगर इस 3 के नीचे मैं थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये जो 3 है हमारा वो है कांस्टेंट टर्म, और ये जो 1 है वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह अगर मैं हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को आपस में प्लस कर दूं मतलब कि ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 + 3, इट मीन्स 4।
उसके अगर नीचे मैं 1 मान लूं तो ये जो है ये ऊपर वाला मतलब 4 जो है हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x। मतलब कि आप ध्यान से देखो कि हमारा जो कॉफिशिएंट ऑफ x था -4 था और यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो इसके नीचे मुझे अपनी मर्जी से माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये -4 बन पाएगा। और नीचे जो ये 1 है वो है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे समझा कि जब मैं हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जब मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को आपस में ऐड करूंगा तो वो इक्वल होंगे माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यही हमारा आज का टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी तरह मान लीजिए मेरे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म्स में। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है हमारा a, x का कॉफिशिएंट है b और कांस्टेंट टर्म है c। और इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है अल्फा एंड बीटा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा को मैं लिख सकता हूँ c अपॉन ए। मतलब कि जो सम ऑफ द जीरोस होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरी चीज अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया हो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमने जो भी अभी तक सीखा है उसे कुछ एग्जांपल्स में अप्लाई करते हैं और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो अब हमारा एग्जांपल नंबर 2 है कि हमें जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, साथ ही साथ हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास px पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पे a की पोजीशन पे है 1, b की पोजीशन पे है 7 और c की पोजीशन पे है 10। तो मैं a को c से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद अगर मैं 10 के फैक्टर करता हूं तो ये 2 से 5 टाइम पे और 5 से 1 टाइम पे। तो मतलब मैं 10 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5, और अगर मुझे b को लिखना हो 10 के फैक्टर्स की टर्म में तो मैं लिख सकता हूं 7 इक्वल टू 2 प्लस 5। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे पॉलिनोमियल के अंदर 7 को 2 प्लस 5 लिख दूंगा और 7x हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x। मतलब कि हमारे px पॉलिनोमियल को अगर मैं दोबारा से लिखूं तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अगर इतने पार्ट में से अब मैं x को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और अब मैं इतने पार्ट में से अगर 5 को कॉमन लेता हूं प्लस 5 को कॉमन लेता हूं तो ये बचेगा x प्लस 2। अब मैं यहां से और यहां से अगर x प्लस 2 को ही कॉमन ले लूं तो x प्लस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस 5। अब मेरा px पॉलिनोमियल आपने देखा किसके इक्वल आ गया, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 के। अगर मुझे इस px पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं तो मैं इसे जीरो के इक्वल रखूंगा। तो यहां से क्या होगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब x प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, आप कहोगे जीरो के, और यहां से x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे जीरो के। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये प्लस 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2, मतलब x की वैल्यू आई -2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -5 के इक्वल। तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस कौन कौन से आए, -2 एंड -5। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो मेरे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -2 एंड -5। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, तो -2 -5 इक्वल आ जाएगा -7 के। अगर इस -7 के नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x। मतलब कि ध्यान से देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या था 7, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, अपॉन में 1 क्या है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, सम वाला पार्ट वेरीफाई कर रहा है जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है इस वाले में कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होगा। दूसरा आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा -5 से तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल, और अगर इस 10 के नीचे मैं 1 मान लूं तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मुझे यही वेरीफाई करना था। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² - 3। हमें वापस से वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखो अब हमारे पास px पॉलिनोमियल है x² - 3 के इक्वल। साथ ही साथ अगर मुझे इस px पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो मैं इसे 0 के इक्वल लिख लूंगा। तो अब मेरा x² - 3 किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे x² किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के, और मैं कह सकता हूं कि जो x है वो इक्वल है ±√3 के। तो मतलब मेरे दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आए? +√3 -√3। तो देखो अगर मुझे इसे वेरीफाई करना है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पॉलिनोमियल को लिख लूंगा थोड़ी देर के लिए, x² + 0 × x, मतलब x का टर्म नहीं है तो मैंने उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और -3 लिख दिया। तो अब देखो अगर मैं सम ऑफ जीरोस करता हूं, मतलब √3 को प्लस करता हूं -√3 में, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इसके नीचे अगर थोड़ी देर के लिए 1 मान लो तो ये 0 क्या है हमारा? नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि ये 1 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अगर मैं जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब √3 को मल्टीप्लाई करता हूं -√3 से, तो ये आ जाएगा -3 के इक्वल, और इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो ये जो हमारा -3 है वो क्या हो जाएगा? हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी जो कि ऊपर हमारे पॉलिनोमियल के अंदर भी है, और ये जो 1 है वो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हमने इन दोनों ही तरीकों से हमारे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर लिया। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है -3 और 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है वो इक्वल है -3 के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है वो इक्वल है 2 के। अगर मान लो मैं -3 के नीचे 1 मान लूं और 2 के नीचे 1 मान लूं, तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो सम ऑफ द जीरोस होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अगर यही चीज मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए करूं तो ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इन दोनों ही इक्वेशन से, मतलब कि इस वाली और इस वाली इक्वेशन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो दोनों ही कंडीशन में 1 है। तो मैं कह सकता हूं कि जो a की वैल्यू है वो 1 है। अगर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अगर -3 के इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि जो b होगा हमारा वो 3 के इक्वल होगा, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो किसके इक्वल होगी? मतलब कि c किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c के इक्वल। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 × x² + 3 × x + 2। इट मीन्स x² + 3x + 2। मतलब कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछी गई थी वो है x² + 3x + 2। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया हो। सो इसी के साथ हमने हमारे आज के लेसन को भी कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको आज का हमारा ये लेसन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना।
अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे जरूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।